यूक्रेन से करीब 8000 किलोमीटर दूर जापान में आज एक बम धमाके से सनसनी मच गई। इस ब्लास्ट के निशाने पर जापान के प्रधानमंत्री थे। अभी पिछले महीने ही पीएम फूमियो किशिदा कीव गए थे और अब उन पर जानलेवा हमला हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये युद्ध वाली साजिश का कोई चैप्टर था या फिर 9 महीने पुराने मर्डर प्लान की अगली सीरीज, जब एक पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यूक्रेन पर लगातार बरसते बारूद के बीच जापान में इस एक धमाके से हड़कंप मच गया। भगदड़ और बदहवासी के आलम में ये खौफनाक आवाज बम धमाके की है। इस बम धमाके के टारगेट पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा थे। गनीमत रही कि फूमियो किशिदा बाल बाल बच गए। धमाका जापान के वाकायामा में साइकाजाकी में हुआ, लेकिन कोहराम यहां से करीब 8000 किलोमीटर दूर यूक्रेन की राजधानी कीव में मच गया है। जापान में हुए इस धमाके से यूक्रेन में दहशत क्यों है? क्या जापान में हुए इस धमाके का कीव से कोई कनेक्शन है? क्या पीएम फूमियो किशिदा पर जानलेवा हमले की साजिश यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है? क्या जापान में इस बम धमाके का कोई सिरा रूस की दुश्मनी से जुड़ा है? क्या इस बम ब्लास्ट में चीन या उत्तर कोरिया की कोई साजिश है? ऐसे सवालों का जवाब आपको तफसील से बताएंगे। अभी आप दहशत के उन पलों को बहुत गौर से देखिए जब जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की जान लेने की कोशिश हुई। पीएम फूमियो किशिदा जापान की संसद के निचले सदन के कुछ सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार के सिलसिले में वाकायामा इलाके में पहुंचे थे। वो भाषण की शुरुआत करने ही वाले थे कि एक शख्स ने उन पर स्मोक बम फेंक दिया, लेकिन खुशकिस्मती से प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इस बम का निशाना बनने से बच गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने फौरन हमलावर को पकड़ लिया। इस बीच बम धमाके की सुन्न कर देने वाली आवाज से हर किसी की चीख निकल गई। धमाके के बाद सफेद धुएं का ऐसा गुबार उठा कि पूरा माहौल बेहद डरावना हो गया। जापान के पीएम को बम से उड़ाने की कोशिश करने के आरोपी को फौरन पकड़ लिया गया। कावानिशी शहर का रहने वाला 24 साल का हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस इस हमले के पीछे की साजिश की परत खोलने में जुटी है। 本日4月15日午前11時30分ごろ、岸田内閣総理大臣が衆議院議員補欠選挙の応援演説のため和歌山市内の漁港を訪問していたところ、聴衆内から不審物が投げ込まれました。警察においては不審物を投げ込んだ男をその場で取り押さえ、威力業務妨害罪で現行犯逮捕しています。岸田内閣総理大臣や聴衆に怪我はないと報告を受けています。जापान में इसी 23 अप्रैल को संसद के निचले सदन की कई सीटों पर उपचुनाव हैं। ऐसे में सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने खुद प्रचार की कमान संभाल रखी है। इसी बीच उन्हें बम से उड़ाने की नाकाम साजिश को अंजाम दिया गया। जापान में यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब वहां G7 देशों की मीटिंग चल रही है। 16 अप्रैल से जापान के कारुइजावा शहर में दुनिया के 7 ताकतवर मुल्कों के विदेश मंत्री यूरोप और एशिया प्रशांत में सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक करने वाले हैं। इस दौरान एशिया में चीन की बढ़ती दादागिरी और यूक्रेन में रूस के बीते 13 महीने से ज्यादा वक्त से जारी हमलों का मुद्दा उठना भी लाजमी है। विदेश मंत्रियों से पहले G7 के पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग में यूक्रेन युद्ध का मसला उठ भी चुका है। ロシアによるウクライナ侵略は我々が取り組む世界の環境エネルギー問題に対しても重大な悪影響を及ぼしており、国際社会をリードする G7 の連携の重要性が改めて高まっています。इस बीच जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर जानलेवा हमला हुआ है।
जाहिर है ये मुद्दा G7 देशों के विदेश मंत्रियों के ज़हन में जरूर होगा। फिलहाल पीएम फूमियो किशिदा पर अटैक के बाद G7 की बैठक तो नहीं टली है, लेकिन सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। हर आने जाने वाली गाड़ी की कड़ाई से पड़ताल हो रही है। びっくりしました。警備がすごくね、ここへ向かう途中、警備の車とか警備の方たちとかたくさんいたんでね、これはもう安全にね、できるんだろうなと思ってたところ。गौर करने वाली बात यह भी है कि G7 के सभी देश यूक्रेन के पक्के मददगार हैं। ऐसा करके ये देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दुश्मनी भी मोल चुके हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान G7 के सदस्य हैं। इनमें जापान ऐसा इकलौता देश है जिसने रूस से युद्ध में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं की। बाकी सारे देश यूक्रेन को हथियार मुहैया कराते आ रहे हैं, जिसके बूते वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की आर्मी युद्ध के मैदान में टिकी हुई है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस के हमले झेल रहे यूक्रेन का दौरा करने वाले G7 के आखिरी नेता थे। यूक्रेन ना जाने के लिए उन्हें काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। मार्च के महीने में जिस वक्त जापान के पीएम फूमियो किशिदा कीव में थे, उसी समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को में थे। यूक्रेन से युद्ध में चीन रूस के साथ खड़ा है तो G7 यूक्रेन के साथ। लेकिन अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीजिंग दौरे के बाद G7 में फूट की बात सामने आ रही है, क्योंकि मैक्रो ने ताइवान के मुद्दे पर चीन का समर्थन कर दिया है। ऐसे में जापान में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में ताइवान और यूक्रेन का मुद्दा उठना 100% पक्का है। I think on Ukraine, the main thing will be a commitment to continuity, a commitment that this support will continue as long as it takes, and also a reaffirmation of the solidarity within the G7. And that's especially important at this time because there have been some questions raised about the unity within the G7 as a result of President Macron's visit to China, where he seemed to suggest that perhaps there was rather a difference in France's position, perhaps more broadly Europe's position on China compared with that of the United States. चीन और ताइवान में तनाव बीते एक साल में चरम पर पहुंच चुका है। आशंका इस बात की है कि शी जिनपिंग कभी भी ताइवान पर हमला बोल सकते हैं। ऐसी सूरत में अमेरिका भी ताइवान की पूरी मदद का ऐलान कर चुका है। ताइवान को डराने के लिए चीन बार-बार उसके इलाके में घुसकर युद्धाभ्यास कर रहा है। ताइवान के मुद्दे पर जापान का रुख भी अमेरिका के साथ है, क्योंकि खुद जापान और चीन की दुश्मनी भी बहुत पुरानी है। यही वजह है कि वाकायामा में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर जानलेवा हमले की साजिश को यूक्रेन युद्ध और चीन से जोड़ा जा रहा है। फूमियो किशिदा की किस्मत ने साथ दिया, लेकिन पिछले साल जुलाई में उन्हीं की पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे बदकिस्मत साबित हुए, जब जापान की संसद के ऊपरी सदन के चुनाव प्रचार के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फूमियो किशिदा की तरह ही शिंजो आबे भी 8 जुलाई 2022 को नारा इलाके में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। तभी हमलावर ने पीछे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। जापान में पहले पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या और अब मौजूदा पीएम फूमियो किशिदा पर जानलेवा हमले से टोक्यो से लेकर न्यूयॉर्क तक कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल फूमियो किशिदा पर बम से हमले की साजिश का पर्दाफाश बाकी है।